गुड इवनिंग बच्चों। सी एंटर लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए आप लॉ का रिवीजन कर रहे हैं। लॉ के रिवीजन में आपने डिपॉजिट चैप्टर किया, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किया, डिविडेंड किया, अकाउंट्स ऑफ कंपनी किया, ऑडिटर किया और आप कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं। आज इसकी लास्ट क्लास है तो हमारा मॉड्यूल 2 कंप्लीट। मॉड्यूल 2 कंप्लीट करने के बाद हम चार्जेस में आएंगे और चार्जेस के बाद कंपनी के जो बाकी 4 चैप्टर हैं उनको निपटाएंगे और 11 बजे डेली हम लोग अदर लॉ पढ़ते हैं मेरे चैनल पे। इस तरीके से लॉ का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। जब कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा फिर हम लोग इसी चैनल पे टॉपर्स क्लासेस के ऐप पे शुरू करेंगे अदर लॉ और मेरे अपने चैनल पे शुरू करेंगे कंपनीज एक्ट। तो दो बार आपका रिवीजन करा लेंगे हम लोग। यहाँ कंप्लीट कराने के बाद यहाँ आपका कंपनी हो रहा है, फिर अदर लॉ होगा। मैंने आपको एक बात बोली है कि मान लो आपको बेटा कंपनी का कोई चैप्टर तैयार करने में 2 टाइम्स लगता है, मतलब अगर आप किसी चैप्टर को 2 बार पढ़ लें तो आपको याद हो जाता है, तो अदर लॉ 4 बार पढ़ना होगा, डबल, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी एज यूजुअल हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, थोड़े हटके हैं, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान से और ज्यादा बार मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, अभी तक हमने सेक्शन 386 तक कंप्लीट कर लिया, बातों को आज आगे कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 391 है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 34 to 36 जो है प्रोस्पेक्टस का। सेक्शन 34 to 36 का है प्रोस्पेक्टस चैप्टर में, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, और चैप्टर 20 वाइंडिंग अप का यहां भी एप्लीकेबल है। सेक्शन 392 है बेटा पनिशमेंट का। सेक्शन 392 क्या है? पनिशमेंट का, जो बोलता है कि इफ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, अगर फॉरेन कंपनी इस चैप्टर के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करते हैं तो फॉरेन कंपनी को मिनिमम 3 लाख, मैक्सिमम मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख का जुर्माना लग सकता है, और अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस करेंगे तो 50,000 पर डे के हिसाब से लगेगा। वहीं अगर ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है तो उनको मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। पनिशमेंट के लिए 1 मिनट का टाइम ले लीजिए और लाउड होइए, बोलिए जोर जोर से, और पनिशमेंट का सेक्शन 392 कंप्लीट करें। पनिशमेंट का सेक्शन कंप्लीट करें। सेक्शन 392 पनिशमेंट, अगर फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेन करते हैं देखते हैं बच्चे, ये सीए इंटर की क्लास हो रही है, सीए फाउंडेशन की तो क्लास है नहीं। इंटर के बच्चे देखते हैं बेटा, फाउंडेशन के बच्चे जो हैं वो फाउंडेशन की क्लास देखेंगे, इंटर की क्यों देखेंगे? आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आराम कीजिए, इंटर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए बेटा।
चलो बेटा, सेक्शन 392 पनिशमेंट का था, जिसमें आपने कहा कि अगर फॉरेन कंपनी इस चैप्टर का कॉन्ट्रावेंशन करती है तो मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख का जुर्माना लग सकता है, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस के लिए 50,000 का जुर्माना लगेगा। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख का जुर्माना लग सकता है। 392 आगे बढ़े। सेक्शन 393 है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। any failure by company to comply with the provision of this chapter shall not affect the validity of any contract entered into by the company or its liability to be sued। अगर ये फॉरेन कंपनी इस चैप्टर के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करती है तो उससे इन चीजों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मतलब फॉरेन कंपनी है वो किसी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन कर ली, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया है या उस पे जो केस किया जा सकता है वो प्रभावित होगा, उस पे कोई प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए, but the company shall not be entitled to bring any claim or suit to set up, make any counter claim or institute any legal proceeding in respect of any such contract until the company has complied with the provision। इसको ऐसे समझिए कि एक है मिस्टर ए है, फॉरेन कंपनी ने उनसे सामान खरीदा। एक है मिस्टर ए, फॉरेन कंपनी ने उनसे परचेज किया है सामान उधार पे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉरेन कंपनी का मिस्टर ए के साथ। मिस्टर ए से कंपनी ने सामान खरीदा है उधार पे। अब कंपनी क्या करती है, नॉन कंप्लायंस करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। मिस्टर ए आउटसाइडर है, वो फॉरेन कंपनी पे रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं। फॉरेन कंपनी ने क्या किया, फेल्यूर किया है, प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन नहीं किया, और फॉरेन कंपनी ने मिस्टर ए से सामान खरीदा है उधार पे, और चूंकि ये कॉन्ट्रावेंशन करके बैठी हुई है, फेल्यूर करके बैठी हुई है प्रोविजन से, तो क्या हुआ, थर्ड पार्टी तो केस कर सकता है, केस करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, थर्ड पार्टी अपने प्राइस की रिकवरी के लिए केस करेगा। दूसरा, इस बार फॉरेन कंपनी ने सामान बेचा है मिस्टर बी को उधार पे, और मिस्टर बी डिफॉल्ट कर देते हैं पेमेंट में। फॉरेन कंपनी उन पे केस करना चाहती है, कर सकती है कि नहीं, नहीं कर सकती, कैन नॉट सू। फॉरेन कंपनी कैन नॉट सू थर्ड पार्टी, क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन करके बैठे हुए प्रोविजन का। आपको ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन लग रहा है क्या बेटा पार्टनरशिप का? अगर फर्म रजिस्टर नहीं होता था तो हम थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते थे, थर्ड पार्टी हमेशा हम पे केस कर सकता था। याद आ रहा है कुछ? वैसा ही लग रहा है देखने में। आगे बढ़े। मिस्टर सी ने फॉरेन कंपनी को लोन दिया है 5 लाख का, और फॉरेन कंपनी ने उनको सामान बेचा है 1 लाख का, तो 1 लाख का सेटअप हो सकता था, लेकिन चूंकि फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करके बैठी हुई है प्रोविजन का, इसलिए सेटअप अलाउड नहीं है। आपको याद आ रहा है कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में 100 रुपए से ज्यादा का सेटअप अलाउड नहीं था, उसी तरीके का केस है। मतलब अगर फॉरेन कंपनी अपने इस चैप्टर का कॉन्ट्रावेंशन करके बैठी हुई है और फॉरेन कंपनी सामान खरीदती हो और डिफॉल्ट कर देती है, तो आउटसाइडर हमेशा केस करेगा। फॉरेन कंपनी सामान बेच रही है और जिसको बेची अगर वो डिफॉल्ट कर दिया तो फॉरेन कंपनी केस नहीं कर पाएगी, और म्यूचुअल इंडेटनेस अलाउ नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंपनी फेल्यूर करके बैठी हुई है, कॉन्ट्रावेंशन करके बैठी हुई है प्रोविजन का। तीन एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं, तो एग्जाम्पल समझने के बाद अब पढ़िए तो आपको ये प्रोविजन समझ आएगा। तीनों एग्जाम्पल समझने के बाद अब प्रोविजन पढ़िए बेटा, तो आपको समझ में आएगा। हाँ जी,
बिल्कुल सीए हैं। ठीक है बेटा, अगर आप एक 3 एग्जाम्पल समझ चुके हैं तो अब पढ़िए प्रोविजन। एनी फेल्यूर by a company to comply with the provision of this chapter shall not affect the validity of any contract entered into by company or its liability to be sued। मतलब आप फेल्यूर करके बैठे हुए हैं तो उससे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और थर्ड पार्टी हमेशा आपको केस कर पाएगा। ये दूसरी बात है कि आप ना तो सेट ऑफ कर सकते हो और ना किसी पे केस कर सकते हो। But the company shall not be entitled. But the company shall not be entitled to bring। कंपनी केस नहीं कर सकती है और ना ही क्लेम कर सकती है एनी सेट ऑफ, मेक एनी काउंटर क्लेम और इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट अंटिल द कंपनी कंप्लाइड विद द प्रोविजन। मतलब अगर कंपनी को केस करना है, सेट ऑफ करना है, तो सबसे पहले कंप्लाई करो प्रोविजन जो फेल्यूर करके बैठे हुए तो कर सकते। ये था सेक्शन 393। तो पहले एग्जाम्पल समझा आपने, उसके बाद प्रोविजन समझा, तो आपको समझ आ गया। सेक्शन 393 ए एग्जम्पशन। क्या क्या एग्जम्पशन है बेटा इस चैप्टर में? CG can exempt, CG central government can exempt any class of foreign company of any of provision of this chapter by notification। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन लाके और एग्जम्प्ट कर सकती है कि भाई आप फॉरेन कंपनी हैं, आपको ये प्रोविजन नहीं मानना। कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो नोटिफिकेशन की कॉपी आएगी वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाएगी। CG has exempted foreign company as well as company incorporated outside India from the provision of section 387 to 392 insofar they relate to offering of securities in IFSC। IFSC में अगर ये आके सिक्योरिटी ऑफर करते हैं तो इनको सेक्शन 387 से लेके 392 फॉलो नहीं करना।
387, 388, 389 एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 387 है डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स। 388 है प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट कंसेंट एंड अलॉटमेंट, और 389 है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कोई फॉरेन कंपनी है बेटा, देखो ध्यान से, तुरंत खत्म हो जाएगा। फॉरेन कंपनी है, उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा अगर वो सिक्योरिटी इंडिया में ऑफर कर रही है। तो जो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे shall be attached with application form, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होगा। लेकिन अगर आप अंडर राइटर्स को इशू कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग मेंबर को, तो फिर एप्लीकेशन के साथ प्रोस्पेक्टस अटैच मत कीजिएगा। दूसरा, डेटेड होना चाहिए। तीसरा, साइन होना चाहिए। साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन टू डायरेक्टर। सेल कंटेन एनेक्सर, जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एमओए एओए वगैरह अटैच करना होगा। प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन बताना होगा कि इंडिया में हम कहाँ क्या इंस्पेक्ट कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बताना होगा, और इनएक्टमेंट प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, किस लॉ के तहत ये बना हुआ है ये बताना होगा, और उसका सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन देना होगा। डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ, किस देश में इनकॉर्पोरेट हुआ, ये भी बताना होगा। ये सारी जानकारी देनी होगी। इफ एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है, इफ कंटेन एक्सपर्ट स्टेटमेंट, तो एक्सपर्ट ने रिटन में कंसेंट दिया है, अपना कंसेंट वापस नहीं लिया है, रिटन में कंसेंट दिया है, अपना कंसेंट वापस नहीं लिया है, ये बात भी प्रोस्पेक्टस में बतानी होगी। तो आपको ये सारी बातें बतानी होंगी। एक बार रीड कीजिए क्या क्या बातें हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो क्या क्या बातें बतानी होंगी, एक बार रीड करें। लाउड होइएगा, लाउड होंगे, जोर जोर से बोल के देखिए। हेलो, हेलो, कोई भी फॉरेन कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर, अगर इंडिया में सिक्योरिटी लेके आ रही है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें बतानी होंगी? क्या क्या बातें बतानी होंगी? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कीजिएगा प्रोस्पेक्टस को। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं अंडर राइटर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर को, तो करने की जरूरत नहीं है। डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए। साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन, दो डायरेक्टर। सब कुछ बताइए, इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेस बताइए उसका, इंस्पेक्शन का प्लेस बताइए, बिजनेस का, किस देश में इनकॉर्पोरेट हुआ, सर्टिफाइड इंग्लिश में उसको सब सारे चीजों को दीजिए, सबमिट कीजिए यहाँ पे, किस डेट को किस कंट्री में इनकॉर्पोरेशन हुआ, सब कुछ बताइए। साथ ही अगर एक्सपर्ट ने अपना रिटन कंसेंट दिया है तो रिटन कंसेंट दिया है, विड्रॉ नहीं किया है, और वो अटैच है, ये सभी बताइए। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में सिक्योरिटी लेके आ रही है तो भैया प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा। प्रोस्पेक्टस शैल बी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन अगर अंडर राइटर को और एग्जिस्टिंग मेंबर को ऑफर कर रहे हैं तो आपको नहीं, एग्जम्पशन है, नहीं इशू करना, नहीं अटैच करना। डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए। साइन करेगा चेयरपर्सन, दो डायरेक्टर, और उसके साथ कुछ एनेक्सर लगेगा जहां इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन अटैच करना होगा। प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया,
इनएक्टमेंट प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, उसका सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन और डेट एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और लास्ट में अगर एक्सपर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया है तो उन्होंने अपना रिटन कंसेंट दिया है, कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है, और ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में हैं। और लास्ट आईडीआर, इंडियन डिपोजिटरी रिसीट, आईडीआर इंडियन डिपोजिटरी रिसीट, सेक्शन 390। एक एग्जांपल से समझ गए, एक कंपनी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वो इंडिया में इशू कर रही है शेयर, तो डिमेट फॉर्म में करना होगा, तो उसको इंडिया के एक डिपोजिटरी के साथ एग्रीमेंट करना होगा, जैसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल के साथ। एनएसडीएल के साथ स्टैंडर्ड चार्टर का जो एग्रीमेंट होगा उसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिटरी एग्रीमेंट, जिसमें कि अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स इशू करते हैं, तो ये बोलेगा कि भैया आप मेरे शेयर्स इंडिया में इशू करो, ये डोमेस्टिक डिपोजिटरी है, अब राम श्याम मोहन अन्नू सब इन्हीं से शेयर खरीदेंगे, तो ये जो इनसे शेयर्स खरीदेंगे तो वो रिसीट देते हैं आपको, और ये कहलाते हैं होल्डर ऑफ रिसीट। अब ये डिपोजिटरी जो है वो वहीं के फॉरेन बैंक से, मान लो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कस्टोडियन एग्रीमेंट, कि जो हम डीमेट फॉर्म में यहाँ रिसीट दे रहे हैं वो आप फिजिकल फॉर्म में अपने पास रखिए, इसको बोलते हैं कस्टोडियन एग्रीमेंट। और स्टैंडर्ड चार्टर क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी अपने सिक्योरिटी को न्यूयॉर्क के बैंक में, उनके साथ वो ओवरसीज कस्टोडियन बैंक है, वो कस्टोडियन एग्रीमेंट बन गया। अब ये जो होल्डर ऑफ रिसीट है ये होल्ड करेगा रिसीट को, लेकिन आप उसको मेंबर नहीं बोलेंगे, हाँ डिविडेंड मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, लेकिन अभी उसको मेंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तो जो एनएसडीएल है वो सब काम कर रहा है ना। अब ये जो होल्डर है रिसीट के, ये कैन रिडीम द रिसिप्ट एंड गेट शेयर अलॉटेड इन हिज नेम, वो जो उनको जो रिसीट मिला उसको रिडीम करके और शेयर अपने नाम पे करवा सकते हैं, अंटिल जब तक शेयर्स उनको अलॉट नहीं हो रहा है डोमेस्टिक डिपोजिटरी से, तब तक बेटा वो मेंबर नहीं होंगे। जैसे ही रिसीट को रिडीम करके शेयर अपने नाम पे करवा लेंगे तो फिर वो शेयर होल्डर होंगे, मेंबर होंगे, तब तक वो रिसीट होल्डर होते हैं, होल्डर ऑफ रिसीट। अब इंडियन डिपोजिटरी रिसीट जो है जब इंडिया में आ रहा है तो भैया उसके लिए कुछ कंडीशन उनको फॉलो करना होगा। फ्री इशू कैपिटल और फ्री रिजर्व कम से कम 50 मिलियन यूएस डॉलर होना चाहिए, और मिनिमम एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 साल का कम से कम 100 मिलियन यूएस डॉलर होना चाहिए। ये कॉन्टिन्यूअसली ट्रेडिंग करने चाहिए अपने होम कंट्री में कम से कम पिछले 3 साल, मतलब वो वहां पे भी जिंदा है, ट्रेडिंग हो रही है 3 साल से, पिछले 5 सालों में डिविडेंड पेमेंट किया हो और सेबी के रूल कंप्लाई कर रहे हो, तभी इंडिया में आके इशू करने देंगे ना। कंडीशन क्या है आईडीआर कंडीशन, अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम अथॉरिटी इन होम कंट्री, जिस देश के हम वहां से अथॉरिटी से अप्रूवल लीजिए कि इंडिया में जाके रिसीट इशू कर सकते हैं कि। दूसरा, अपने होम कंट्री का लॉ कंप्लाई करते होंगे। एप्लीकेशन टू सेबी 90 डेज प्रायर, यहाँ इंडिया में आईडीआर ओपन करने से 90 दिन पहले किसका अप्रूवल लेना है, किसको एप्लीकेशन देना होगा, सेबी को अप्रूवल के लिए। सेबी अगर चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर मांग सकता है। सेबी कैन डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन विद इन 30 डेज, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आया 30 दिन के अंदर सेबी सब मामला रफा दफा कर देगा, डिस्पोज ऑफ। फाइल करना होगा डिलीजेंस रिपोर्ट सेबी को मर्चेंट बैंकर के थ्रू, आपको फाइल कर, बैंकर जो होगा इंडिया में उसके थ्रू फाइल करवाइए सेबी को, क्या डिलीजेंस रिपोर्ट की सब कुछ सही है, तब जाके इंडिया में आईडीआर लेके आ सकते हैं।
लोगों का पैसा फंसने वाला है ना, लगने वाला है, तो ये कंप्लायंस करना होगा। और ये था आपका कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, CIOI। एक बार पढ़ के, बोल के, लिख के, जितने क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट कर लीजिए। अब मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा, चार्ज, और उसको करने के बाद जो कंपनी के 4 चैप्टर रहते हैं वो कर लेंगे, सब खत्म। फिर अदर लॉ पे रहेंगे केवल, अदर लॉ रटेंगे केवल, अदर लॉ करेंगे केवल। या आप बोलिएगा तो चार्जेस करके हम पहले अदर लॉ कर लेंगे, और पहले अदर लॉ करने के बाद हम कंपनी के जो 4 चैप्टर रहते हैं C कैटेगरी वाले, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल कर लेंगे। आप मुझे बताइएगा कि पहले आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अदर लॉ कि कंपनी के 4 चैप्टर? और आपके वोट के अनुसार ही हम पहले जो आप बोलिएगा वो करा देंगे, कराना तो सब है। तो इसके बाद हम चार्ज कराएंगे, और चार्ज के बाद आप मुझे बताइए कि पहले अदर लॉ करें कि जो कंपनी के 4 चैप्टर बचे हुए हैं वो करें। चलिए, ये चैप्टर खत्म हुआ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। GCA पढ़ रहे हैं हम लोग, GCA का कल लास्ट क्लास है, खत्म करेंगे। तब तक चलिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। थैंक यू वेरी मच।